जैसा कि अंदाजा था, जिस पर सलीना नीचे कूदी, जो भालू पहले वहां से जा चुका था, वो अचानक पलटा और पूरी दरिंदगी के साथ उसी की तरफ दौड़ पड़ा। फ्रेजर ने फुर्ती से सलीना को खींचकर नदी के किनारे की ओर ले गया। मिस टर्नर सच में बहुत मुश्किल है। उसे न सिर्फ नफरत झेलनी पड़ती है, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए भालू का ध्यान भी भटकाना पड़ता है। ये अब सिर्फ डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ये तो सीधा हेल लेवल है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इस हादसे की वजह से अब तक कोई भी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर नहीं गया था। पैट्रिक की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने बगल में बैठे इंसान की तरफ मुड़कर पूछा, एयरक्राफ्ट आने में और कितना समय लगेगा? हादसा होते ही टर्नर फैमिली ने चुपचाप एक एयरक्राफ्ट भेज दिया था। असिस्टेंट ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कम से कम 3 घंटे और। विवन ने सलीना को नफरत भरी नजरों से घूरा और तंज कसते हुए बोली, फ्रेजर यूनियन यूनिवर्सिटी की कंपटीशन में क्यों आया? मिस्टर टर्नर, क्या आपकी टर्नर फैमिली खुलेआम चीटिंग कर रही है? पैट्रिक ने अचानक सिर उठाया और ठंडी नजर से विवन को देखा। उसकी आंखों की बर्फीली ठंडक ने विवन को सिहरा दिया। उसे लगा अगर सलीना यहीं मर गई तो ये बीमार सा आदमी जरूर टूट जाएगा, शायद उसके पीछे पीछे चला भी जाए। ये सोचते ही विवन की बातें और जहरीली हो गईं। क्या मैं गलत हूँ? कौन नहीं जानता कि फ्रेजर के दादा कभी टर्नर फैमिली के पाले हुए कुत्ते थे। अंधी वफादारी निभाते रहे और अपनी आने वाली नस्लों को भी टर्नर फैमिली का गुलाम बना दिया। दुर्भाग्य से टर्नर फैमिली के लोग हमेशा कम उम्र में मरते हैं। मिस टर्नर अभी इतनी छोटी है। अगर ये यहीं मर गई, मिस्टर टर्नर, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना टर्नर फैमिली ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर उसने मजाक उड़ाती हुई हंसी भी छोड़ दी। पैट्रिक की आंखें और ठंडी होती चली गईं। जैसे ही वो गुस्सा खोने वाला था, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा अचानक चरमराया और जोर से खुल गया। जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुलते ही लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी लोग चौंक गए। सबने मुड़कर देखा, एक पूरा ग्रुप अंदर घुस आया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर मेंबर्स के चेहरे उड़ गए। हेनरी ने सिर पकड़ते हुए खड़े होकर कहा, प्रिंसिपल मार्शल, आप खुद यहाँ क्यों? वाक्य पूरा होने से पहले ही प्रिंसिपल मार्शल सीधे विवन के सामने पहुंची, हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विवन वहीं सन रह गई। फ्रेडी गुस्से से खड़ा हुआ, प्रिंसिपल मार्शल, आपने मिस शॉ को क्यों मारा? प्रिंसिपल मार्शल के सख्त चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। एक मामूली शॉ फैमिली की औरत हमारे हीरोज की आत्माओं को अपमानित करने की हिम्मत करती है, मेरी सेना के शहीदों को कोसती है। अगर इसे नहीं मारूं तो किसे मारूं? फ्रेडी का चेहरा बदल गया। उसने विवन की तरफ देखा। ज्यादातर लोग अभी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे और विवन की बातें नहीं सुन पाए थे। अब सब हैरानी से उधर देखने लगे। विवन के गाल सूज चुके थे, आंखों में आंसू थे और वो प्रिंसिपल मार्शल को नफरत से घूर रही थी। मैंने ऐसा कुछ? प्रिंसिपल मार्शल की आवाज गूंज उठी। तुमने मास्टर शार्प को कोसा, टर्नर फैमिली के पूर्वजों की कम उम्र पर मजाक उड़ाया। तुमने मिस टर्नर को अधमरी मौत देने की बद्दुआ दी और कहा कि टर्नर फैमिली उसके साथ खत्म हो जाएगी। बताओ, इनमें से कौन सा इल्जाम गलत है? विवन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। होंठ कांपने लगे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पाई। फ्रेडी का चेहरा राख जैसा हो गया। प्रिंसिपल मार्शल ने तिरस्कार से कहा, मास्टर शार्प की पूरी जिंदगी एक गौरवशाली सैन्य सेवा थी। शार्प फैमिली के बच्चों को बचपन से ट्रेन किया जाता है। उनकी उपलब्धियां वो हैं जिनका सपना भी शॉ फैमिली इस जिंदगी में नहीं देख सकती। टर्नर फैमिली की कुर्बानी के बिना क्या तुम्हें आज की आरामदेह जिंदगी मिलती? प्रिंसिपल मार्शल ने विवन को घूरते हुए दांत भींचे। टर्नर फैमिली की अगली पीढ़ी को कोसते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। क्या तुम्हारी जमीर को कुत्ते खा गए हैं? विवन गुस्से से कांप रही थी, लेकिन इतने लोगों के सामने शॉ फैमिली अंग्रेजी हीरोज का अपमान करने का कलंक नहीं झेल सकती थी। फ्रेडी ने उसका कंधा पकड़ा, आंखें बंद की और दांत भींचकर बोला, अपॉलोजाइज। विवन कांपते हुए गुस्सा दबाकर भारी आवाज में बोली, आई एम सॉरी प्रिंसिपल मार्शल, मैंने गलत बोल दिया, प्लीज इसे दिल पर मत लीजिए। विवन और डायना में सबसे बड़ा फर्क यही था, विवन एक कुलीन परिवार में पैदा हुई थी और अपने शब्दों का वजन जानती थी। पब्लिक में पकड़े जाने पर नुकसान रोकना ही सबसे सही फैसला था। प्रिंसिपल मार्शल ने फिर हेनरी की तरफ देखा। मिस्टर मैथ्यूज, बेकार की बातें छोड़िए।
आपकी इंस्टीट्यूट ने यूनियन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट को लगभग मार ही दिया। इसमें कोई आपत्ति है? रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई सीनियर्स के चेहरे बुरी तरह फड़क गए। जेसिका को बलि देने वाली डायना की हरकत इंटरनेट पर पहले ही उजागर हो चुकी थी, बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत अच्छा। प्रिंसिपल मार्शल कुर्सी पर बैठते हुए बड़ी स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगी। तो इसका मतलब आप मानते हैं? ऐसे में मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और आपको कोई एतराज नहीं होगा। हेनरी का चेहरा सख्त हो गया। प्रिंसिपल मार्शल, इस मामले में डायना की गलती है, लेकिन वो जान बचाने की हालत में इम्पल्सिवली काम कर बैठी। हम यूनियन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। यूनियन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल अपने डिसाइसिव तरीकों के लिए मशहूर थी। अगर डायना उनके हाथ लग गई तो उसका हाल बुरा होना तय था। लेकिन एच कंट्री में वही अकेली मैकेनिक थी जो सीक्रेट पर्ल को डिकोड कर सकती थी। जब तक डिकोडिंग पूरी नहीं होती, रिसर्च इंस्टीट्यूट डायना को छोड़ नहीं सकता था। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडा ठहाका लगाया। क्या मैं तुम्हें नेगोशिएशन के लिए आई हुई लगती हूँ? हेनरी कुछ कहने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल मार्शल ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे अभी उस छोटी BTCH पर बहस करने का मूड नहीं है। अगर वो बच गई तो हिसाब बाद में आराम से चुकता कर लेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूरी सीनियर मैनेजमेंट के चेहरे बिगड़ गए। सब दिल में उसी औरत को कोस रहे थे। उधर सलीना अपनी जान बचाते हुए फ्रेजर के साथ भाग रही थी। भालू को दूर ले जाने में उसने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया था। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कई भेड़िए घूम रहे थे। लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट्स फट पड़े। क्या भेड़ियों का झुंड अब भी यही है? आप क्या करेंगे? सामने भेड़िए और पीछे भालू। ओह नहीं, ये तो डेड एंड है। सलीना ने भी भेड़ियों को देखा और अचानक बोली, अगर तुम अकेले हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक सकते हो, ताकि भेड़िए और भालू तुम्हें महसूस न कर सके, है ना? फ्रेजर ने भौहें चढ़ा लीं। मिस्टर न, क्या तुम्हें सच में इतनी जल्दी मरने का शौक है? इस बार मिस्टर न ने सच में बहुत बड़ा झंझट खड़ा कर दिया था। सलीना मुस्कुराए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे भरोसा है तुम निशाना नहीं चूकोगे। इतना कहते ही सलीना ने फ्रेजर का हाथ झटक दिया और भेड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। फ्रेजर के सहारे के बिना उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई और पीछे से आ रहा भालू तेजी से उसके करीब आने लगा। उसी पल भेड़ियों के झुंड ने भी हलचल महसूस कर ली। जैसे ही भेड़ियों के झुंड ने सलीना को देखा, खून के प्यासे फाड़ खाने वाले मुंह फैलाए वो उसकी तरफ टूट पड़े। उसी पल काले भालू ने जोर से दहाड़ मारी, दरांती जैसी तेज नाखूनों को हवा में लहराया और सलीना पर झपट पड़ा। धुंधली चांदनी में जानवरों की डरावनी परछाइयों के नीचे उस पतली सी लड़की का शरीर बेहद नाजुक लग रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट में अनगिनत लोगों के दिल एक साथ कस गए। कोई चीख पड़ा, कोई आंखें ढककर बैठ गया। आगे क्या होने वाला है देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ठीक उसी पल जब सलीना जानवरों का शिकार बनने ही वाली थी, बगल से एक चाबुक बिजली की तरह उड़कर आई, उसकी कमर में लिपटी और बेहद मामूली से फासले पर उसे जानवरों के मुंह से खींच बाहर ले गई। अगले ही पल काले भालू के पंजे भेड़िए पर गिरे और भेड़ियों के खून से सने जबड़े भालू के शरीर में धंस गए। पल भर में ही जंगल घायल जानवरों की भयानक चीखों से गूंज उठा। भेड़ियों का झुंड और काला भालू वहीं आपस में भिड़ गए। हर तरफ खून के छींटे उड़ने लगे। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट F तारांकन के। ऐसा गेम प्ले भी होता है। ये मूव इतना कूल है कि दिमाग सुन्न हो गया। आहा, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। फ्रेजर ने सलीना को अपनी तरफ खींच लिया और उसे सहारा देकर उठा लिया। सलीना एक घुटने पर टिक गई, सीने को पकड़े हुए तेज तेज सांसें लेने लगी। लगातार दौड़ ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। सीने में उठती जलन थोड़ी शांत होने के बाद सलीना ने ठंडी और स्थिर नजरों से ऊपर देखा। कुछ ही भेड़िए उस भूखे पागल हो चुके काले भालू का सामना नहीं कर सकते थे। भालू पहले ही एक भेड़िए को चीर चुका था और बड़े बड़े कौर निगलते हुए बाकी झुंड पर टूट पड़ा था। सलीना ने आंखें बंद कर लीं। इनकार कर रही थी। हालात साफ थे। 15 मिनट के भीतर पेट भर चुका भालू पूरी ताकत से फिर उसके पीछे पड़ेगा। अगर किस्मत और ज्यादा खराब हुई
तो भेड़ियों और भालू दोनों का संयुक्त पीछा भी झेलना पड़ सकता था। फ्रेजर पूरी तरह अलर्ट था। सेलिना के चेहरे का रंग थोड़ा सुधरते देख उसने धीमी आवाज में पूछा, आगे कहाँ जाना है? सेलिना ने आंखें बंद रखीं, जितनी जल्दी हो सके ताकत जुटाने की कोशिश करते हुए हल्की लेकिन बेहद पक्की आवाज में कहा, भालू के बिल में। कमांडेंट के पास लाइव मैप था और वो आसपास के माहौल से हर चीज का अंदाजा लगाने में माहिर थे। सेलिना ने फ्रेजर को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उस जगह की दिशा बता दी। किस्मत अच्छी थी कि सर्दी का मौसम था। भालू झाड़ियों में नहीं बल्कि गुफा में रहता था। अगर वो भालू के बिल तक पहुंच गए तो भालू उन्हीं पर अटका रहेगा और किसी और के पीछे नहीं जाएगा। ऊपर से सेलिना को एक बंद जगह चाहिए थी जहां भालू को फंसाकर बिना किसी गड़बड़ी के उड़ाया जा सके। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या मिस टर्नर भाग नहीं रही बल्कि भालू के साथ राइड कर रही है? हाँ, यही तो हो रहा है। भालू को पूरे जंगल में घुमा रही है और अब तो खुद उसके बिल में जाने वाली है। ये मूव तो लेजेंड है। अगर उसकी फिजिकल कंडीशन साथ दे रही होती तो मिस टर्नर अकेले ही हमें इस गेम प्ले सिखा देती। करीब 10 मिनट बाद दूसरी तरफ की भयानक लड़ाई धीरे धीरे थम गई। फ्रेजर ने थोड़ा इंतजार किया। जैसे ही उसने देखा कि खून से सना मुंह खोले भालू दांत दिखाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है, उसने बिना एक पल गंवाए सेलिना का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। भेड़ियों का मांस खाकर ताकत वापस पा चुका भालू और उसका इलाका फिर से खतरे में, ऐसे में उसका सेलिना का पीछा करना तय था। फ्रेजर लगभग पूरी रात सेलिना को लेकर दौड़ता रहा। बीच में सिर्फ 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक मिला। एक बूंद पानी तक नहीं पी, शरीर पूरी तरह टूट चुका था। अब सब कुछ सिर्फ विल पावर पर टिका था। उधर जब सेलिना भालू को इधर उधर घुमा रही थी, मिलिट्री अकादमी के कुछ स्टूडेंट्स 3 टीमों में बंट गए और तेजी से उन 3 चीजों को ढूंढने निकल पड़े जिनका जिक्र सेलिना ने किया था। किस्मत से रास्ते में कोई हमला नहीं हुआ और उन्होंने तीनों चीजें आसानी से हासिल कर लीं। 3 घंटे बाद ढेर सारा सामान कपड़ों में लपेटकर वो तेजी से वापस लौट आए। लेकिन लौटने पर सेलिना कहीं दिखाई नहीं दी और सबकी बेचैनी बढ़ गई। रिचर्ड घबरा कर बोला, मिसेस एंडरसन इतनी जल्दी चली गई कि मिलने की जगह तक नहीं बताई। केविन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो और फ्रेजर यही वापस आएंगे? केविन ने आसपास नजर दौड़ाई और सिर हिलाया। नहीं, यास्मिन हताश चेहरे से बोली। तो फिर हम उसे ढूंढे कहाँ? केविन और थॉमस ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही जवाब था। केविन ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर हमारा अंदाजा गलत नहीं है तो मिस टर्नर सीधे भालू के बिल गई है। उसने हमें वहां सीधे नहीं बुलाया बल्कि चाहती थी कि हम यही बारूद तैयार करें और पहले से बिल के पास दबा दें। जैसे ही वो पहुंचेगी सब खत्म हो जाएगा। यास्मिन भूमि और कोने में छिपे चारों रिसर्चर्स को ठंडी नजर से देखा। डायना और मिरियम को नजरअंदाज करते हुए उसकी निगाह 2 गुमनाम से मैकेनिक्स पर टिक गई। बाहर आओ, गन पाउडर बनाओ। दोनों मैकेनिक्स आगे बढ़ने ही वाले थे कि डायना की धमकी भरी नजरें उन पर पड़ गईं, जैसे अनजाने में उनके चेहरे बदल गए और वो हिचकिचा गए। सॉरी, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये पूरी तरह झूठ भी नहीं था। मैकेनिक का काम ज्यादातर हथियार डिजाइन करने से जुड़ा होता है। गन पाउडर और बॉम्ब जैसी खतरनाक चीजों से उनका रोज का वास्ता नहीं होता। आम गन पाउडर तो बना लेते थे, लेकिन सेलिना ने जिन चीजों का जिक्र किया था उनके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। सक्सेस की गारंटी तो दूर की बात थी। डायना ने ठुड्डी उठाए और तिरस्कार से बोली, मैं करूंगी। मिलिट्री अकादमी के कई स्टूडेंट्स के चेहरे एक साथ सख्त हो गए। हैटी ने घिन भरी नजर से डायना को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम सबके लिए खतरा हो। मौका मिलते ही किसी को नुकसान पहुंचाओगी। डायना ने भौहें सिकोड़कर चिड़ी हुई नजर हैटी पर डाली। मिस रिडल, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जान से मजाक नहीं करूंगी। जब मुझे जीना है तो बारूद से छेड़छाड़ करके खुद को क्यों मारूंगी? हैटी ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम मेरे पीछे भागी, तभी भालू मेरी तरफ मुड़ा। तुम सेलिना और हम सबको मरवाना चाहती हो ताकि कोई ये साबित न कर सके कि तुमने जेसिका को स्केपगोट बनाया था। डायना की आंखों में क्रूर चमक दौड़ गई। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस रिडल,
क्या रिडल फैमिली को पता है कि सलीना ने तुम्हें यूं बेबुनियाद इल्जाम लगाना सिखाया है? कितना इरिटेटिंग है। हैटी ने ठंडी दुश्मनी से कहा। अगर सलीना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डायना ने भरोसे से भरी हंसी हंसी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं गन पाउडर न बनाऊं और हम सब यहीं मर जाएं? जरा सोचो, अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुई तो सलीना की जिंदा बचने की संभावना 1 पॉइंट कम हो जाएगी। हो सकता है अब तक भालू ने उसे चीर फाड़ दिया हो। हैटी ने गुस्से में चाबुक खींच लिया और आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन रिचर्ड ने उसे रोक लिया। मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। डायना नीच थी, लेकिन उसकी बात सच थी। वो एक पल भी डिले करने का रिस्क नहीं उठा सकते। अगर सलीना के भालू के बिल तक पहुंचने से पहले गन पाउडर नहीं दबाया गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। थॉमस ने बर्फीली नजरों से डायना को घूरते हुए कहा, मिस बैरेट, यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट किसी भी वक्त पहुंच सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप इस समय मौत को बुलाना चाहेंगी। मिस बैरेट ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो लोग चाहकर भी उसे सलीना के साथ मरने नहीं भेज सकते थे, भले ही सलीना मर जाए। सबसे अहम बात यह थी कि गन पाउडर उसी ने बनाया था, यानी आखिर में क्रेडिट उसी को मिलता। अगर मिलिट्री अकादमी का कोई स्टूडेंट बचकर बाहर भी कुछ कह देता तो ये लाइफ सेविंग ग्रेस उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए काफ़ी थी। रिचर्ड ने हैटी को पकड़े रखा और मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स ने मिलकर काम शुरू किया। लड़के आसपास के खतरे पर नज़र रखे हुए थे, जबकि यास्मिन और जेसिका दरवाजे के देवताओं की तरह डायना को एकटक घूर रही थी ताकि वो किसी भी तरह से प्लान सैबोटाज न कर सके। लगातार निगरानी से डायना गुस्से से भर गई। उसने कई बार झगड़ा शुरू करने का बहाना ढूंढा, लेकिन यास्मिन और जेसिका ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। आखिरकार डायना को गुस्सा और नफरत दबाकर गन पाउडर बनाना ही पड़ा। जैसे ही गन पाउडर तैयार हुआ, मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से भालू के बिल की ओर बढ़ गए। डायना तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनके पीछे चल पड़ी। इंस्टीट्यूट के बाकी 3 मैकेनिक्स भी पीछे नहीं रुके, उन्हें भी साथ चलना पड़ा। भालू का शीतनिद्रा वाला बिल ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। स्टूडेंट्स ने गुफा के चारों ओर गन पाउडर दबाया, ट्रैप्स लगाए और फिर छिपकर इंतजार करने लगे। ये रात बेहद कठिन थी। हर कोई थक चुका था। रिचर्ड और थॉमस के जख्म कई बार फिर खुल गए थे। अगर जल्दी इलाज न मिला तो बाद में गंभीर असर पड़ सकता था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सलीना और फ्रेजर को लेकर थी, जिन्होंने सबसे बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया था। इन 3 घंटों में उस जानलेवा जंगल में उनके साथ क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। हैटी घास में दुबकी हुई थी, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसकी गहरी आंखें लगातार आसपास की हर हलचल पर टिकी थीं। जरा सी आहट पर भी वो बेचैनी से देखने लगती। यास्मिन ने ठंडी लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहा, फ्रेज़र यूनियन यूनिवर्सिटी का बेस्ट इंडिविजुअल सोल्जर है। उसके साथ तुम्हारी बहन सेफ रहेगी। हैटी ने बगल में बैठी लड़की को देखा, चेहरा ठंडा लेकिन दिल जलती हुई आग जैसा गर्म। उसे याद आया कैसे यास्मिन लगभग अपनी जान देकर उसे भालू के पंजे से बचाने वाली थी। तभी उसे समझ आया कि सलीना उसे यहाँ क्यों लाई थी। इस दुनिया में उसने बहुत से निर्दयी और बेरहम लोग देखे थे, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अजनबियों के लिए बिना पछतावे अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सच में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का हक सिर्फ उन्हीं को है। हैटी ने धीमे से कहा, थैंक यू यास्मिन। यास्मिन ने देखा कि छोटी सी लड़की कुछ उदास है। वो थोड़ी झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाने लगी। तुम्हारी सिस्टर बहुत ग्रेट है। फिर थोड़ा सोचकर जोड़ा, मेरी सिस्टर भी ग्रेट है। हैटी ने सिर उठाया। चांदनी में उसकी काली आंखें ठंडी लेकिन चमकदार थीं। मटिल्डा भी सलीना जितनी ही पावरफुल और अमेजिंग है। यास्मिन के आमतौर पर बेपरवाह चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। जब मैं ग्रेजुएट करूंगी तो अपनी सिस्टर जैसी बनना चाहती हूँ। हैटी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं भी बड़ी होकर अपनी सिस्टर जैसी बनूंगी। दोनों लड़कियां अपनी अपनी बहनों की तारीफ कर ही रही थीं कि अचानक अंधेरे जंगल में जोरदार हलचल हुई। सभी लोग सतर्क हो गए, तेज नजरों से उधर देखने लगे। आती हुई परछाइयों को देखकर हैटी और बाकी कैडेट्स ने राहत की सांस ली, लेकिन डायना ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। वो चाहती थी कि भालू पहले ही सलीना को चीर चुका हो।
पेट भरने और बदला लेने के बाद भालू अपने बिल में लौटता और वो लोग आराम से उसे उड़ा देते बिना किसी मेहनत के। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जानवर इतना बेकार निकलेगा जो सलीना को जिंदा यहाँ तक आने दे। इतनी दूरी से भी भालू की दरिंदगी और गुस्सा महसूस किया जा सकता था। कुछ कैडेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। जेसिका ने घबराकर पूछा, क्या सच में हम मदद के लिए बाहर नहीं जाएंगे? काम डाउन, थॉमस ने उसे समझाया। हमें पहले ये पक्का करना है कि भालू गुफा के अंदर जाए, तभी आग लगाएंगे। अगर मिस टर्नर और फ्रेजर के पास कोई प्लान है तो बेवजह बाहर निकलना सिर्फ दुश्मन को अलर्ट करेगा। सब लोग शांत रहो, रेडी रहो। हैटी ने बेचैनी से अपनी पतली उंगलियां भींच लीं और बगल में बैठे केविन से फुसफुसाए, मिस रिडल, काम रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। हैटी की साफ आंखें तुरंत उसकी ओर उठीं। केविन ने धीमे से कहा, भालू के बिल के आसपास कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुम और रिचर्ड यहीं रहना। रिचर्ड आसपास पर नजर रखेगा और तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट की मिस बैरेट पर। अगर वो कोई भी अनयूजुअल हरकत करे तो जोर से हमें बता देना। डायना एक दो बार नहीं, कई बार उन्हें धोखा दे चुकी थी। इस क्रिटिकल मोमेंट में कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैटी ने गंभीरता से सिर उठाया। गॉट इट, केविन, मैं मिशन पूरा करूंगी। लड़की के गंभीर लहजे ने दोनों लड़कों को हंसी रोकने पर मजबूर कर दिया। सबकी चौकस निगाहों के बीच फ्रेजर सलीना को लेकर धीरे धीरे भालू के करीब पहुंचा। कैडेट्स ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। नसें तनी हुई थी, किसी भी पल मदद के लिए तैयार। जैसे ही वो गुफा के मुहाने के पास पहुंचे, फ्रेजर ने अचानक सलीना का हाथ छोड़ दिया और दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन भालू पहले ही सलीना से पूरी तरह पागल हो चुका था। वो दरिंदगी से उसी के पीछे लपका। हैटी ने देखा, सलीना भालू के पीछे पीछे गुफा की ओर भाग रही थी। उसकी चीख लगभग निकल ही गई थी। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद हर इंसान ने देखा कैसे सलीना ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक भालू को चकमा देकर यहाँ तक खींच लाया था। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद हर बार ये दृश्य देखकर दिल फिर भी कांप उठता था। क्या वो सफल हो पाएंगे? जरूर होंगे। अगर कुछ अनहोनी भी हो गई तो बस 10 मिनट और टिकना है, एयरक्राफ्ट आ जाएगा। मिस टर्नर की स्टैमिना साफ तौर पर लिमिट पर है। वो सिर्फ विल पावर से चल रही है। सच में डर लग रहा है। ऊपर वाले, चुप रहो, मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है। आसपास घात लगाए बैठे कैडेट्स ने देखा सलीना गुफा की तरफ दौड़ रही थी। उन्हें अंदाजा था कि क्या होने वाला है, फिर भी सबकी सांसें अटक गईं। ठीक जब सलीना गुफा में घुसने ही वाली थी, उसने अचानक हाथ में पकड़ी लंबी चाबुक घुमाई, पास के एक पेड़ में लपेटी और हवा में छलांग लगा दी। उसी पल पास की चट्टान से फ्रेजर कूद पड़ा और सीधे भालू की पीठ पर आ गिरा। युवक के चेहरे पर ठंडी बर्फ जैसी सख्ती थी। उसने मुट्ठी उठाए और पूरी ताकत से भालू की पीठ पर वार कर दिया। रात उतर चुकी थी और जंगली जानवरों की दहाड़ से जमीन कांप रही थी। अचानक सलीना गायब हो गई और भालू का विशाल मजबूत शरीर जड़ता के कारण अब भी आगे की ओर झुका हुआ था। फ्रेजर ने इसी मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से घूंसा मारा, जिससे भालू लुढ़कता हुआ गुफा के अंदर जा गिरा। सलीना पलटकर एक पेड़ के तने पर कूद गई और जोर से चिल्लाई, लाइट इट अप। पहले से तैयार कैडेट्स बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े, फ्यूज जलाया और तुरंत पीछे हट गए। आग ने फ्यूज को पकड़ लिया। सिसकारी जैसी आवाज के साथ वह बारूद की ओर तेजी से बढ़ने लगी। भालू को जैसे खतरे का एहसास हो गया। खून से सना मुंह लिए वह तेजी से ऊपर चढ़ा और गुफा के मुंह की ओर झपट पड़ा। आहा, जल्दी डेटोनेट करो, वो बाहर आ रहा है। डेटोनेट इट। सब जानते थे ये उनका इकलौता मौका था। अगर भालू बाहर निकल आया तो मैदान में मौजूद हर इंसान और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी लोग यहीं मर जाते। कुछ ही सेकंड थे, लेकिन वो सेकंड सदियों जैसे लग रहे थे। जैसे ही भालू के पंजे गुफा से बाहर पड़े, मैदान में मौजूद लोग और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी दर्शक सबने सांस रोक ली। रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल इंजीनियर्स की आंखों में उनकी ओर दहाड़ता हुआ वो भयानक साया झलक रहा था। उनके शरीर कांप रहे थे, डर के आंसू बिना रुके बह रहे थे। लेकिन डायना, उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी।
उसने अचानक अपनी गन उठाई, काले मजल को सलीना की दिशा में साधा और ट्रिगर दबा दिया। हैटी ने उसकी हरकत देख ली और चिल्लाने ही वाली थी कि उसी पल एक भयानक धमाका उनके कानों में गूंज उठा। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक धमाके होते चले गए। अंधेरे जंगल में आग के ऊंचे ऊंचे शोले फूट पड़े। जमीन बुरी तरह कांपने लगी, जैसे कयामत आ गई हो। जंगली जानवरों की दहाड़ और दर्द भरी चीखों के बीच पूरे पहाड़ का आधा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ ढह गया। ब्लास्ट की शॉकवेव ने फ्यूज जलाने आए कई कैडेट्स को जमीन पर गिरा दिया। चारों ओर धुआं, पत्थर और मलबा उड़ रहा था। यहाँ तक कि सबसे दूर खड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स भी उड़ते पत्थरों से घायल होकर दर्द से चीख पड़े। लगभग 1 मिनट तक विस्फोट चलता रहा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे लोग स्क्रीन को घूरते रहे, बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए। कुछ देर बाद धुआं धीरे धीरे छंटा और सामने आया, ढहे हुए पहाड़ का एक विशाल मलबा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स, जो सुरक्षित दूरी पर खड़े थे, डर से जमे हुए, खाली निगाहों से सामने देखते रह गए। बड़ी स्क्रीन पर उनके अलावा कोई नहीं था। सबका दिल डूब गया। क्या वो कामयाब हुए? क्या सब सुरक्षित हैं? डर और उम्मीद से भरी निगाहों के बीच आखिरकार किसी ने मलबे का एक कोना हटाया और अंदर से एक इंसान रेंगता हुआ बाहर निकला। वो रिचर्ड था। बाहर निकलते ही रिचर्ड ने हाथ बढ़ाया और हैटी को अपनी बाहों से खींचकर बाहर निकाला। दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। यादों के सहारे अलग अलग दिशाओं में लोगों को ढूंढने निकल पड़े। धमाके के वक्त वे रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों के साथ बाहरी घेरे पर खड़े थे। अगर वे भी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए थे, तो बाकियों का हाल समझना मुश्किल नहीं था। हैटी और रिचर्ड मलबा हटाते गए और जल्दी ही यास्मिन और थॉमस को ढूंढ निकाला। फिर सब मिलकर बाकी लोगों को खोजने लगे। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक गुस्से से भरी आवाजें फूट पड़ी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो चारों मर क्यों नहीं गए? भालू से नहीं निपट सकते तो कम से कम लोगों को बचाने में मदद ही कर देते। ये तो बड़े नोबल मैकेनिक्स हैं। इनके कीमती हाथ मिट्टी में कैसे लग सकते हैं? इनकी जान तो बहुत प्रेशियस है। आफ्टरशॉक का रिस्क लेकर लोगों को ढूंढेंगे। ये तो यही चाह रहे होंगे कि मिस टर्नर और बाकी सब मर जाएं। जब ये पैरासाइट्स बाहर निकलेंगे, अगर मैंने इन्हें पीट पीट कर अधमरा नहीं किया, तो मेरा नाम उल्टा लिख देना। किस्मत से मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स एक एक करके बाहर निकाले गए। कुछ को चोटें आई थीं, लेकिन राहत की बात ये थी, सब जिंदा थे। यहाँ तक कि फ्रेजर भी, जो धमाके के सबसे करीब था, मलबे से बाहर निकल आया। लेकिन सलीना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हैटी ने घबराकर फ्रेजर की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। सलीना कहाँ है? फ्रेजर ने होंठ भींच लिए। उसका चेहरा सख्त, बर्फ सा ठंडा हो गया। बिना कुछ कहे, वो एक दिशा में चल पड़ा। धमाके के वक्त सलीना पेड़ पर थी, लेकिन अब वो पेड़ गिर चुका था और आसपास कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मुमकिन यही था कि सलीना उछलकर नीचे गिरी और मलबे के नीचे दब गई। मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स दौड़कर उसकी तलाश में जुट गए। इसी बीच रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों मैकेनिक्स आखिरकार उस डरावने सदमे से बाहर आए। उनमें से 2, जो अब तक चुप थे, शर्मिंदगी से स्टूडेंट्स को खोजते हुए देखने लगे। उनमें से एक से रहा नहीं गया। क्या हमें भी मदद करने नहीं जाना चाहिए? डायना ने ठहाके जैसी हंसी के साथ ताना मारा। तुम्हें क्या लगता है, मदद करोगे तो सलीना तुम्हारा धन्यवाद करेगी? वो मैकेनिक सिर झुका गया। लेकिन आखिरकार सलीना ने ही तो उन्हें बचाया था। अगर सलीना भालू को दूर न ले जाती, तो शायद वे कब के मर चुके होते। लेकिन डायना के चेहरे का भाव देखकर वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका। डायना ने ठंडा सा फुकारा और पूरी तरह तबाह हो चुके मैदान को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी अंधेरी चमक थी। कितना अफसोस, काश ये मिलिट्री एकेडमी वाले भी साथ में उड़ गए होते। उसने बेरुखी से कहा। अरीना में एक्सीडेंट हुआ, लाइव ब्रॉडकास्ट का सिग्नल कट गया। यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट जल्द ही पहुंचेगा। तब क्या कहना है, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। दोनों मैकेनिक्स के चेहरे सफेद पड़ गए।
वो हिचकिचाए। मिरियम ने तुरंत मीठी मुस्कान के साथ कहा, डायना, आपने ही एक्सप्लोसिव बनाया और सबको बचाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड की पोस्ट अब पूरी तरह सिक्योर है। यूनियन यूनिवर्सिटी को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। डायना ने होंठों पर तिरछी मुस्कान लाई। जिस मैकेनिक ने पहले सवाल उठाया था, वो बेचैनी से बोला, लेकिन डायना, वो मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स। डायना की नजर एक पल में उस पर जा टिकी। उसकी आंखों में बेरहमी की झलक थी। तुमने अभी क्या कहा? मैकेनिक घबरा गया और तुरंत सिर झुका लिया। मैं ये कह रहा था कि आपने एक्सप्लोसिव बनाया और सबकी जान बचाई। हमने अपनी आंखों से देखा है। तब जाकर डायना ने घमंड से नजर हटाई और ठंडी हंसी हंसी। सलीना मर चुकी है। रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड अब सिर्फ मैं हूँ। समझे? उसके पीछे खड़े तीनों मैकेनिक्स ने तुरंत कहा। हम समझ गए। भारी माहौल को हल्का करने के लिए मिरियम ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, डायना, क्या आपको पूरा यकीन है कि सलीना मर चुकी है? डायना ने अपनी जीभ होंठों पर फेरी। शायद अपने सबसे बड़े खतरे को खत्म कर देने की वजह से उसके चेहरे पर एक बीमार सी उत्तेजना थी। ऑफ कोर्स, उस हालात में जब तक सलीना उड़ नहीं सकती थी, उसका बचना नामुमकिन था। मिलिट्री एकेडमी वालों को बस उसका शरीर ही मिलेगा, वो भी टुकड़ों में बिखरा हुआ। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद हर इंसान डायना की झूठी और जहरीली बातों से उबल रहा था। इस बेशर्म औरत को बाहर निकालने के लिए क्या हम वोट नहीं कर सकते? मुझे भी साथ ले चलो। केविन और बाकियों का बदला लेना हमारा फर्ज है। बस इंतजार है उस पल का, जब इसे पता चलेगा कि लाइव ब्रॉडकास्ट अब भी चल रहा है, उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसे इतना यकीन कैसे है कि मिस टर्नर मर चुकी है? क्या उसने चुपके से कुछ किया है? हैटी और बाकी लोग उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां सलीना आखिरी बार थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अचानक हैटी ने हाथ उठाया और यास्मिन के शरीर से चाकू निकाल लिया। चाकू हाथ में लिए, लाल आंखों के साथ हैटी सीधी डायना की ओर बढ़ी। उसका खौफनाक रूप देखकर मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स सन रह गए। मिस रिडल, रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई मैकेनिक्स भी डर गए जब उन्होंने हैटी को उस उग्र अंदाज में आगे आते देखा। डायना ने अपनी गन कसकर पकड़ी और जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। मिस रिडल, आप क्या करना चाहती हैं? हैटी की आंखें खून की तरह लाल थीं। मैंने तुम्हें सलीना पर गोली चलाते देखा। वही तुम थी जिसने उसे चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हैटी की बात समझते ही कई मिलिट्री स्टूडेंट्स ने गुस्से से डायना को घूर लिया। लेकिन डायना से उलझने के बजाय वे तुरंत अलग अलग दिशाओं में सलीना को ढूंढने निकल गए। सिर्फ थॉमस पीछे रह गया, हैटी को संभालने के लिए। डायना ने ठंडी हंसी हंसी, चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ओह, मिस रिडल, बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगा रही हो। हैटी किसी घायल जानवर की तरह लग रही थी, पूरी तरह भड़क चुकी। वो चाकू कसकर पकड़े डायना को घूर रही थी, जैसे किसी भी पल उस पर झपट पड़ेगी। उसकी ठंडी, हिंसक आभा से डायना के पीछे खड़े तीनों लोग कांप उठे और डर के मारे पीछे हट गए। डायना ने गन उठाकर हैटी के माथे पर तान दी। मिस रिडल, एक कदम और बढ़ाया तो मेरी बदतमीजी का दोष मुझ पर मत डालना। थॉमस ने हाथ बढ़ाकर हैटी का कंधा पकड़ा। मिस रिडल, काम डाउन। अभी सबसे जरूरी है मिस टर्नर को ढूंढना। हैटी का शरीर अकड़ा हुआ था, कांप रहा था। डर से या नफरत से, वो खुद नहीं जानती थी। डायना ने गन नीचे रखने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने उसे हैटी के पीछे सलीना को ढूंढ रहे दूसरे स्टूडेंट्स की ओर घुमा दिया। थॉमस हंसा। मिस बैरेट, क्या आप यूनियन यूनिवर्सिटी में हम सबको मारकर हमेशा के लिए चुप करा देना चाहती हैं? डायना ने ठुड्डी उठाए और क्रूर मुस्कान के साथ बोली, मिस रिडल ने पहले मुझ पर आरोप लगाया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काम कर रही हूँ। थॉमस ने ताना मारा। मिस बैरेट, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक गन से आप हम सबको, यहाँ तक कि फ्रेजर को भी, मार सकती हैं? डायना का चेहरा एक पल को जम गया। दिल ही दिल में सलीना के लिए उसकी नफरत और गहरी हो गई।
अगर फ्रेजर अचानक सामने न आया होता तो शायद वो सबको चुप कराने का फैसला कर ही लेती। कुछ न ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स से निपटने का उसे भरोसा था, लेकिन स्पेशल फोर्सेस बैकग्राउंड वाले फ्रेजर के सामने उसे पूरा यकीन नहीं था। अगर जरा सी भी बात बाहर निकल गई तो वो बड़े संकट में फंस जाती। डायना ने बेचैन ख्यालों को दबाया और दांत पीसकर बोली, फ्रेजर, तुम सबने देखा, मिस रिडल ने पहले मुझे मारने का इरादा दिखाया। तुम लोग मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट हो, कातिल को पकड़ने के बजाय पीड़ित को धमकाने आ गए। ये कैसी लॉजिक है? थॉमस मुस्कुराया। मिस रिडल ने अपनी बहन को आपकी साजिश का शिकार होते देखा, मिस बैरेट। ऐसे में उसका कंट्रोल खो देना स्वाभाविक है। डायना भड़क उठी। मैंने कहा था ये सब झूठ है। थॉमस की आंखों में ठंडक उतर आई। वो व्यंग्य से बोला, मिस बैरेट, ये मत समझिए कि दुनिया में सिर्फ आप ही स्मार्ट हैं। जो भी होता है उसके निशान जरूर रहते हैं। आपने मिस टर्नर के खिलाफ साजिश एक दो बार नहीं, कई बार की है। यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट बस आने वाला है। टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली दोनों के पास आपसे हिसाब चुकता करने के लिए बहुत ग्रीवेंसेस हैं। डायना की आंखें जल उठीं। वो हंसी। अफसोस, इतनी देर हो गई और सलीना अब तक नहीं मिली। वो तो कब की हड्डियों में बदल चुकी होगी। तो क्या अगर वो मिस टर्नर है? तो क्या अगर वो एंडरसन फैमिली की तेशुदा बहू है? तो क्या अगर वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैकेनिकल टैलेंट है? उसकी किस्मत में यंग मरना ही लिखा था, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। आखिरकार मिस टर्नर मुझसे हार गई। सलीना कुछ भी नहीं है। हैटी डायना पर झपटने ही वाली थी, उसे मार डालने के लिए, लेकिन थॉमस ने किसी तरह उसे पकड़ रखा। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग डायना की बेरहमी और बेशर्मी से उबल उठे। ये औरत तो शैतान है। मिस टर्नर को पहले ही इसे मार देना चाहिए था। रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनना चाहती है। ड्रीम ऑन। जिंदगी में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। डायना को पता ही नहीं था कि लाइव ब्रॉडकास्ट अब भी चल रहा है। उसकी असली शक्ल और जहर भरी सोच यूनियन यूनिवर्सिटी और 6th डिस्ट्रिक्ट के हर इंसान के सामने उजागर हो चुकी थी। डायना को पूरा यकीन था कि सलीना मर चुकी है। अब उसे सीक्रेट पर्ल के राज के बाहर आने की कोई चिंता नहीं थी। कुछ कैडेट्स की छोटी मोटी रुकावटें हटाने के बाद वो न सिर्फ रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बन जाती, बल्कि सीक्रेट पर्ल के सहारे 6th डिस्ट्रिक्ट में एक ताकतवर शख्सियत भी बन जाती। और साथ ही उसे वो आदमी भी मिल जाता जिसका वो सपना देखती आई थी। फेम, पावर और प्यार, सब कुछ जल्द ही उसका होने वाला था। इसलिए इस पर डायना बेहद घमंडी थी। थॉमस ने देखा कि डायना धीरे धीरे गन नीचे कर रही है। उसने हैटी से कहा, मिस रिडल, चलिए पहले मिस टर्नर को ढूंढते हैं। हैटी ने नफरत से डायना को घूरा। अगर सलीना को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर वो सलीना को ढूंढने दौड़ पड़ी। थॉमस ने राहत की सांस ली और दूसरी दिशा में खोजने चला गया। डायना ने उस चेहरे को देखा जो सलीना से मिलता जुलता था। उसकी आंखों में जहर भरी चमक उभरी। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने हाथ उठाया और हैटी पर ट्रिगर दबा दिया। वो कैडेट्स के सामने हैटी को सीधे मार तो नहीं सकती थी, लेकिन उसे सबक सिखा सकती थी। आखिर जैसे ही वो रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनकर 6th डिस्ट्रिक्ट में कदम रखेगी, रिडल फैमिली के लिए उसे छूना भी आसान नहीं रहेगा। गोली की आवाज सुनते ही थॉमस चिल्लाया, गेट डाउन, लेकिन गोली बहुत तेज थी। हैटी को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिला। गोली उसके कंधे को छूने ही वाली थी कि अचानक एक कोड़ा बगल से उड़ता हुआ आया और हैटी की कमर में लिपट गया। एक पल में उसे खींचकर पीछे ले जाया गया। गोली बाल बाल बच गई। उसी समय गुस्से से भरी एक ठंडी आवाज चारों तरफ गूंज उठी, तुम मौत को बुला रही हो। इस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही जमीन पर गिरे सभी कैडेट्स, यहाँ तक कि फ्रेजर भी खुशी से ऊपर देखने लगे। डायना के चेहरे की घमंडी मुस्कान जम गई। वो अविश्वास से पलटी। जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। कैडेट्स की आंखें फैल गईं। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली।
डायना घूरती रह गई। उसका सख्त चेहरा धीरे धीरे सफेद और डरावना होता चला गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उगते हुए आसमान के नीचे सिर्फ हैटी थी, जो खुशी से रोते हुए आगे भागी और चिल्लाई, सलीना। क्षितिज पर मछली के पेट जैसी हल्की सफेदी उभर आई थी। भोर से पहले की अंधेरी रोशनी को चीरते हुए एक दुबली सी आकृति अंधेरे से बाहर चली आई। वो सलीना थी, लेकिन हैटी को छोड़कर, जो सलीना को जोर से गले लगाए हुए थी, बाकी सबकी नजर उस लंबे सीधे खड़े शख्स पर टिक गई, जो सलीना के बगल में खड़ा था। वो आदमी सलीना के आगे ढाल बनकर खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें रात की ठंडी हवा से भी ज्यादा सर्द। डायना की नजर ऑस्वाल्डो पर पड़ी और उसका पूरा चेहरा अनजाने में ही बुरी तरह विकृत हो गया। मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स उस आदमी को देख रहे थे, जो न जाने कब प्रकट हो गया था। उनके दिमाग में विचार बिखरने लगे। एक पल बाद, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो, सबने एक साथ सिर उठाकर ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा में एक फ्लाइंग क्राफ्ट अचानक प्रकट हो चुका था। मिलिट्री स्टूडेंट्स की तनी हुई नसें एक पल के लिए ढीली पड़ गईं। रिचर्ड को अब अपनी हालत की परवाह नहीं रही। वो वहीं जमीन पर ढह गया। मुझे सच में लगा था कि मैं यहीं मर जाऊंगा। फ्रेजर ने गहरी सांस छोड़ी। मिलिट्री स्टूडेंट्स बिना किसी लिहाज के जमीन पर बैठ गए और खुशी में हंसने लगे। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में, जब सबने देखा कि सलीना पूरी तरह सुरक्षित है और मौके पर कोई भी घायल नहीं हुआ, तो जश्न फूट पड़ा। यहाँ तक कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के तीनों मैकेनिकल इंजीनियर्स भी खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। आखिरकार जिंदा रहना सबसे बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही सब लोग मौत से बच जाने की खुशी में डूबे थे, पीछे से अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी। जमीन भूकंप की तरह हिल गई। ढहे हुए मलबे को उछालते हुए एक विशाल दरिंदा अचानक बाहर कूदा और पागलों की तरह सलीना की ओर झपट पड़ा। आह! अभी अभी राहत की सांस लेने वाले मिलिट्री स्टूडेंट्स का चेहरा सफेद पड़ गया। सलीना की आंखों में चमक आई। हैटी को पीछे धकेलने से पहले ही क्लैंग, तलवार के म्यान से निकलने की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। हवा में एक भारी, जानलेवा ठंडक फैल गई। सबको एक पल के लिए ठंडी रोशनी की झलक दिखी, और अगले ही पल एक लंबा चाकू बेरहमी से भालू के दिल को चीरता चला गया। जो भालू अपने पंजों से सलीना को फाड़ डालने ही वाला था, वो अचानक जड़ हो गया। मौके पर मौजूद हर इंसान की आंखें फैल गईं। छोटे पहाड़ जितने विशाल और हिंसक भालू के सामने काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, हाथ में चाकू, आंखों में तेज धार और पूरे वजूद से टपकती हुई दहशत। ऑस्वाल्डो बिना किसी भाव के भालू को घूर रहा था। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। अगले ही पल उसने बेरहमी से चाकू भालू के शरीर से खींच लिया। ठंडी धार के साथ चमकीला लाल खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा, जमीन पर फैल गया। उस एक हरकत से वहां मौजूद हर दिल बेकाबू होकर कांप उठा। भालू का विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिरा। धूल का गुबार उठ गया। इस बार वो सच में मर चुका था। सलीना ने राहत की सांस ली और बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। ऑस्वाल्डो का चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन सिर्फ सलीना जानती थी, जब वो अचानक कहीं से प्रकट होकर विस्फोट के बीच से उसे बचाने आया था, तब वो अंदर से बिल्कुल शांत नहीं था। जैसे ही ऑस्वाल्डो ने उसकी नजर महसूस की, वो अचानक मुड़ा और बिना हिले सीधे उसकी आंखों में देख लिया। सलीना ने पलकें झपकाईं। ऑस्वाल्डो झुका और उसके सूखे, मुलायम होंठों पर हल्का सा किस कर दिया। उसकी आवाज धीमी और नर्म थी। डोंट बी अफ्रेड। सलीना ने आंखें आधी बंद की और हल्के से बुदबुदाए। दूर खड़ी डायना उस युवा जोड़े की नजदीकियां देख रही थी। उसके दिल में जलती हुई जलन और नफरत भड़क उठी। वो डर रही थी कि कहीं वो उसी पल सलीना को मार ही न दे। लेकिन वो आगे बढ़कर नेतृत्व दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी बेचैनी दबाई और अपने लोगों को लेकर एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई, एक कोड़ा अचानक उसकी गर्दन में लिपट गया और उसे घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। हमारा हिसाब अभी बाकी है। तुम्हें क्या लगा कहाँ जा रही हो?
डायना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसने गुस्से से सिर उठाया और ऊपर देखा। सलीना की आंखें नीचे से उसे घूर रही थीं। डायना इतनी भड़क गई कि उसकी आंखें जैसे फट जाएं। वो गाली देने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि खून से सना एक कोड़ा सीधे उसके चेहरे पर आकर पड़ा। डायना की चीख बिगड़ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सलीना की आंखों में क्रूरता भर गई। दूसरा वार फिर उसके चेहरे पर। मैंने पहले तुमसे हिसाब नहीं चुकता किया था। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं दयालु हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगी। डायना ने चेहरा पकड़ लिया। दर्द से उसकी सूरत बिगड़ चुकी थी। सलीना, क्रैक। सलीना का कोड़ा खूबसूरती से बना हुआ, सांप की तरह टेढ़ा और खतरनाक, डायना के चेहरे और शरीर पर बेरहमी से बरसा। ये कोड़ा यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए उनके गन में असली गोलियां भरवाने के जुर्म का। क्रैक। ये कोड़ा भेड़ियों के पीछा करने वाले हादसे में किसी को मरने के लिए धकेलने का। क्रैक। ये कोड़ा विस्फोट से ठीक पहले मुझ पर गोली चलाने का। क्रैक। ये कोड़ा बारूद से छेड़छाड़ करके मिलिट्री एकेडमी के सब स्टूडेंट्स को मार डालने की कोशिश का। क्रैक। ये कोड़ा हैटी पर गोली चलाने की हिम्मत का। क्रैक। और ये सबको चुप कराने की तुम्हारी निर्दय बेरहम सोच का। लोहे के हुक वाले कोड़े से सलीना लगातार डायना को मारती रही। कुछ ही पलों में डायना खून से लथपथ हो गई। शुरू में वो गालियां देती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जैसे जैसे वार तेज होते गए, वो बहस करना भूल गई। जमीन पर लौटते हुए बस चीखती और तड़पती रही। अचानक हुए इस सब कुछ से हर कोई सन रह गया। ये वही खूबसूरत, दयालु, प्यारी, सच्ची और दिल छू लेने वाली सलीना है। आज से वो मेरी गॉडेस है। बहुत बढ़िया। ये पिटाई तो दिल खुश कर देने वाली है। जो मिलिट्री स्टूडेंट्स इस औरत को मारते, उन्हें सजा मिलती। मिस टर्नर मार रही है, बिल्कुल सही है। जंगल के एक कोने में इंस्टीट्यूट के तीनों मैकेनिक्स आखिरकार सदमे से बाहर आए। उन्होंने डायना को खून में डूबते देखा। मिरियम का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, सलीना, तुम्हारी इतनी हिम्मत डायना पर हाथ उठाने की! क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मिस्टर शॉर और मिस्टर मैथ्यूज तुम्हें इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देंगे? सलीना के हाथ थक चुके थे। उसने कोड़ा हैटी को पकड़ा दिया ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सके। हैटी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कोड़ा पकड़ा और डायना पर टूट पड़ी। ये जहरीली औरत सबक की हकदार थी। एक बार की पिटाई काफी नहीं थी। डायना को कई बार मारना जरूरी था ताकि वो याद रखे। मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स दोनों खूबसूरत बहनों को डायना को बेरहमी से पीटते देख हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे ऐसे टूटे हुए थे कि देखना तक मुश्किल हो रहा था। तो ये है वो खूबसूरत, दयालु, प्यारी, सच्ची और दिल छू लेने वाली सलीना। और क्या हैटी पहले से ही क्यूट और लवली नहीं है? सलीना ने गर्दन घुमाई। नर्म सुबह की रोशनी में उसने मीठी सी मुस्कान बिखेरी। क्या मैं ब्यूटीफुल, काइंड और लवली नहीं हूँ? क्या हैटी क्यूट और लवली नहीं है? मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स उद्धरण चिन्ह। मिरियम ने देखा कि स्टूडेंट्स खड़े हैं और रिडल बहनों की हिंसा रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। वो गुस्से और डर से कांप उठा। क्या तुम सब पागल हो गए हो? सलीना खुलेआम इंस्टीट्यूट के मैकेनिक्स को मार रही है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स ने मिरियम को ठंडी नजर से देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। लग रहा था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग सच में उन्हें ऐसे सेंट्स समझ बैठे थे, जिन्हें जब चाहे बुला लो और जब चाहे भगा दो। एक ऐसी औरत की मदद करने को कहना, जिसने कई बार सबको मारने की कोशिश की थी। क्या वो सब बेवकूफ समझे गए थे? डायना की चीखें कानों में गूंजते ही मिरियम का चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से में उसने इल्जाम लगाया, मत भूलो, तुम्हारा मिशन डायना की प्रोटेक्शन करना है। तुमने उसे सलीना से इतनी बुरी तरह घायल होने दिया। बाहर निकलने के बाद पनिशमेंट से डर नहीं लगता। सलीना ऑस्वाल्डो के सहारे टिकी हुई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोली, डायना की इंजरीज तो उसने खुद को दी हैं।
इसमें हमारा क्या लेना देना। सलीना ने सिर टेढ़ा किया और मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल मासूम, इनोसेंट नजरों से देखा। मैं इतनी ब्यूटीफुल और काइंड हूँ, और हैटी इतनी क्यूट और ओबीडियंट। हम इतना ब्रूटल काम कैसे कर सकते हैं? ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स फिर भी चुप रहे। तेज हवा का एक झोंका आया, और उसी पल इन नौजवान और भोले दिलों के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। केविन ने अपने चश्मे उतारते हुए कहा, सॉरी, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थॉमस हल्की मुस्कान के साथ बिल्कुल सीरियस आवाज में बोला, मैं पूरी रात वुल्व्स और बेयर्स से लड़ता रहा, बहुत थक गया हूँ। मैंने कुछ सुना ही नहीं। बाकी स्टूडेंट्स हैरानी और एडमिरेशन के साथ अपने कमांडर की तरफ देखने लगे, जिसने भी उतनी ही बेशर्मी से वही बहाना बना लिया था। कुछ पल एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजरों से देखने के बाद कई सीधे सादे लोग भी अपने अपने बहाने ढूंढने लगे। यास्मिन ने बंदूक संभाली और पेट्रोल पर निकलते हुए कहा, मैं पेट्रोल पर जा रही हूँ। जेसिका ने ऊपर देखा, काफी देर सोचा और आखिरकार बोली, एक्सप्लोजन के बाद मैं डेफ और ब्लाइंड हो गई हूँ। मुझसे कुछ मत पूछो। रिचर्ड ने चेहरा पोंछते हुए कहा, मैं एक घायल सोल्जर हूँ, और अनकॉन्शियस भी। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोगों ने कैरेक्टर कलैप्स का ये भयानक नजारा देखा और हंसते हंसते मेज पीटने लगे। हा हा हा, ये तो बहुत फनी है। मिस टर्नर को पता चलेगा कि ये सब लाइव जा रहा है, तब उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। इतना बड़ा कैरेक्टर कलैप्स बहुत ट्रैजिक है। भाई, तुम तो गए। तुमने अपनी वाइफ को बताया ही नहीं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, और उसका कैरेक्टर उड़ गया। वैसे किसी ने सलीना को किसी को मारते देखा। मेरा इंटरनेट डाउन हो गया था। ऑस्वाल्डो और सलीना इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि मन खुश हो गया। बाकी सब, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। ओ सॉरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस डीन, मुझे इंटरमिटेंट एमनीजिया है। लाइव देखा था, पर भूल गया। मैंने देखा। सलीना सच बोल रही थी। वो कितनी इनोसेंट, काइंड और वेल बिहेव्ड है। वो किसी को कैसे मार सकती है? डायना की चोट उसने खुद कमाई है। प्रूफ चाहिए। यूनियन यूनिवर्सिटी के सब लोगों ने देखा है। कुछ ही पलों में पूरा लाइव स्ट्रीम रूम हंगामे से भर गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस रूम में डायना को खून में लथपथ देखते हुए हेनरी का चेहरा स्याह पड़ गया। मिस टर्नर, ये इलीगल पनिशमेंट है। प्रिंसिपल मार्शल ने तिरछी नजर से देखा। मिस टर्नर ने किया ही क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। फिर उसने बगल में बैठे पैट्रिक की तरफ देखा। मिस्टर टर्नर, आपने कुछ देखा? पैट्रिक ने गला साफ किया और भारी आवाज में बोला, सलीना पूरी रात वुल्व्स और बेयर्स से भागती रही। वो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। वो किसी को कैसे मार सकती है? मिस्टर मैथ्यूज, भले ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टर्नर फैमिली के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिस टर्नर पर जो चाहे आरोप लगा दें। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि शॉ ग्रुप के लोग भी पैट्रिक की बेशर्मी पर गुस्से से भर गए। हेनरी ने स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे लोगों को देखा। बहस बेकार थी। असली सवाल ये था कि क्या ये लोग सच की जांच करना भी चाहते थे या नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट के पावरफुल लोगों के चेहरे गंभीर थे। लोरेंजो ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मिस्टर मैथ्यूज, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसी बात कहते हुए शर्म आती। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। हेनरी सब समझ गया। सलीना की कोई गलती पकड़ी ही नहीं जानी थी। यूनियन टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम इतना बड़ा हंगामा बन चुका था, और 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग उसे देख रहे थे। डायना जैसी औरत, जिसने मिलिट्री अकादमी के सभी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कौन सा पावरफुल इंसान खुलेआम उसका साथ देता? ऐसा करता तो उसके नीचे काम करने वाले लोग ही टूट जाते। इसलिए डायना को ये मार पड़नी ही थी। जंगल में मिरियम गुस्से से कांप रहा था। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। यहाँ से बाहर निकलते ही हमारा इंस्टीट्यूट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूनियन यूनिवर्सिटी के मिलिट्री स्टूडेंट्स एक साथ ठहाका मारकर हंसे। डायना ने जो किया था, उसके बाद अगर यूनियन यूनिवर्सिटी उसे कुछ न कहे,
तो उसे खुद को लकी समझना चाहिए था। और अब वो उन्हें धमकी दे रही थी। क्या उसे लगता था कि उनका प्रिंसिपल कोई आसान इंसान है? यूनियन यूनिवर्सिटी को दोष देने से पहले डायना ने शायद ये नहीं देखा था कि राजधानी में उनका प्रिंसिपल कितना मशहूर है। आखिरकार हैटी का सब्र टूट गया। उसने कोड़ा थामे सलीना के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सलीना, चलो वापस चलते हैं। पूरी रात बेज और वुल्स से भागने के बाद सलीना सच में थक चुकी थी। डायना को सबक सिखाने के बाद अब आराम करना जरूरी था। सलीना ने हैटी के बाल सहलाए और मिलिट्री स्टूडेंट्स की तरफ उंगलियां चटकाईं। गो होम। ऑस्वाल्डो ने सलीना को गोद में उठाया और एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ गया। लैंड करने की जगह नहीं थी, इसलिए नीचे उड़ते हुए सीढ़ी उतारी गई। यूनियन यूनिवर्सिटी के मिलिट्री स्टूडेंट्स सलीना के पीछे पीछे चले गए। उनके जाते ही मिरियम और उसके दोनों साथी हिम्मत करके डायना के पास पहुंचे, जो जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। डायना का चेहरा दरिंदगी से भरा था, आंखों में जहर उबल रहा था, और वो ऑस्वाल्डो की बाहों में बैठी सलीना को घूर रही थी। मिरियम डर से कांप रहा था। डायना, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और मिस्टर मैथ्यूज और डिस्ट्रिक्ट 2 के हायर अप्स को बताना होगा कि सलीना ने क्या किया है। वो सलीना को कभी नहीं छोड़ेंगे। डायना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दांत भींचे। मुझे उठाओ। मिरियम और उसके साथी उसे सहारा देने दौड़े। जहां सलीना ने मारा था, वहां डायना की त्वचा फट चुकी थी। जैसे ही उन्होंने छुआ, डायना दर्द से चीख उठी। अगले ही पल उसने बिना सोचे मिरियम को थप्पड़ मार दिया। धीरे नहीं हो सकते। मिरियम चुप रहा, बस और ज्यादा सावधानी से उसे थामे रहा। सीढ़ी नीचे आते ही ऑस्वाल्डो सबसे पहले सलीना को ऊपर ले गया। उसके बाद फ्रेजर, हैटी को गोद में लिए। मिलिट्री अकादमी के स्टूडेंट्स एक दूसरे का सहारा लेते हुए पीछे पीछे चढ़ गए। जब डायना की बारी आई, अचानक सीढ़ी वापस खींच गई। वहां रिसर्च इंस्टीट्यूट के 4 मैकेनिकल इंजीनियर्स खड़े थे। वे अभी चढ़ भी नहीं पाए थे कि एयरक्राफ्ट उड़ चुका था। डायना का बुरी तरह पीटा हुआ चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। मिरियम चीख उठा, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ छोड़ने की? हालांकि रात खतरे से भरी हुई थी, लेकिन सारे रिस्क सलीना और उन कैडेट्स ने झेले थे। डर के अलावा उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। और अब सब चले गए थे। वहां सिर्फ वही 4 लोग बचे थे। अचानक कहीं से भेड़िए की हुआ हुआ सुनाई दी। चारों के शरीर में सिर से पैर तक सिहरन दौड़ गई। एयरक्राफ्ट के अंदर ऑस्वाल्डो सलीना को उठाकर बेडरूम में ले गया और उसके होंठों को चूम लिया। सलीना ने आलस भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे शावर लेना है। ऑस्वाल्डो उसे बाथरूम में ले गया। बाथटब पहले से ही गर्म पानी से भरा था। उसने सलीना के बालों को छुआ और बोला, मैं बाहर रहूंगा, कुछ चाहिए तो बुला लेना। सलीना ने आंखें बंद करते हुए खुद को जागते रखने की कोशिश की। वो मुस्कुराई और बोली, ओके। ऑस्वाल्डो के लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो पलटा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही सलीना ने धीरे धीरे कपड़े उतारे और बाथटब में उतर गई। ऑस्वाल्डो बाहर खड़ा, अंदर की हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। कुछ मिनटों बाद पानी की आवाज रुक गई। बाथरूम एकदम शांत हो गया। ऑस्वाल्डो को चिंता हुई कि कहीं सलीना डूब तो नहीं गई। उसने तुरंत डोरनॉब घुमाया। बाथरूम भाप से भरा हुआ था। बाथटब का नजारा देखते ही उसके आंखों का रंग गहरा हो गया। वो बिना आवाज किए पास चला गया। लड़की बाथटब के किनारे टिकी हुई थी, अपने पतले सफेद हाथों को तकिया बनाए। लंबी पलकों के नीचे उसकी आंखें बंद थीं, वो सो चुकी थी। उसके लंबे काले बाल पानी की सतह पर फैल गए थे। पानी के नीचे उसका बदन किसी खिले हुए सफेद गुलाब की तरह झलक रहा था। खामोश, खूबसूरत और खतरनाक रूप से लुभावना। ऑस्वाल्डो का पतला शरीर बाथटब के किनारे आधा झुका। उसकी गहरी काली आंखें इतनी अंधेरी थीं, मानो उनसे पानी टपक पड़ेगा। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसकी आवाज भारी और तपती हुई थी, लिटिल रास्कल। कोई जवाब नहीं आया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर गई।
ऑस्वाल्डो की लंबी उंगलियां सलीना की कॉलरबोन पर टिकी और धीरे धीरे नीचे सरक गईं। उसने उसके शांत सोते चेहरे को देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, लगता है तुम्हें नहलाने में मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। ये इजाजत मांगना बिल्कुल नहीं था। इतना कहते ही उसने सलीना की थोड़ी उठाए और अपने पतले होंठ उसके होंठों पर रख दिए। 1 घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुला। ऑस्वाल्डो सलीना को गोद में उठाए बाहर निकला। सलीना बाथरोब में लिपटी हुई थी। उसके आधे सूखे बाल पीठ पर बिखरे थे और वो आदमी के कंधे पर गहरी नींद में सो रही थी। ऑस्वाल्डो के ज्यादातर कपड़े भीगे हुए थे। उसकी आंखों में आलस और थकान घुली थी और उसके होंठ इतने लाल थे मानो अभी अभी रंग चढ़ा हो। उसने सलीना को बिस्तर पर लिटाया, उसे कंबल से ढक दिया। फिर आस्तीन चढ़ाई और किचन की तरफ चला गया। दरवाजे के बाहर मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स जब अपनी चोटों का इलाज कर चुके, तब उन्हें एहसास हुआ कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के चारों लोग उनके साथ नहीं आए थे। केविन बोला, वह मर चुका है। अभी एक्सप्लोजन भी हुआ था, वुल्फपैक इधर नहीं आएगा। जब तक वो खुद वुल्व्स को उकसाने नहीं जाते, कोई डेंजर नहीं है। और यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट भी जल्दी ही पहुंचने वाला था। सबने राहत की सांस ली, सोफे पर लेट गए, छत को देखते हुए आंखें बंद की और सो गए। एयरक्राफ्ट चुपचाप उड़ता रहा। 4 घंटे बाद एयरक्राफ्ट एक शो विला के बाहर रुका। फ्रेजर ने मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को जगाया। सब आंखें मलते हुए बाहर आए। तब तक सूरज निकल चुका था, तेज, गर्म और सुकून देने वाली रोशनी के साथ। धूप में नहाए हुए उन्हें आसपास की परिचित आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पहले हॉस्पिटल जाओ, ठीक हो जाओ, फिर स्कूल लौटना। आवाज की तरफ मुड़कर देखा। विला के गेट पर कई लोग खड़े थे। उनमें उनका प्रिंसिपल भी था। मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स खुशी से दौड़ पड़े। प्रिंसिपल मार्शल के सख्त चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। वापस आकर अच्छा लगा। जेसिका खुद को रोक नहीं पाई। प्रिंसिपल मार्शल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें सब पता है। पहले हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाओ, बाकी बातें बाद में। कई किशोरों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप निकलने की तैयारी करने लगे। गाड़ी में बैठने से पहले सबका ध्यान अनजाने में स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे की तरफ चला गया। सलीना आराम से नीचे उतर रही थी। उसके हाथ में भाप उठती हुई एक गरम बन थी। होंठों पर मुस्कान, चेहरा फूल की तरह खिला हुआ। मिलिट्री स्टूडेंट्स की नजरें उस गोल मटोल सफेद बन पर टिक गईं। एक ही सवाल सबके दिमाग में आया, ये बन आया कहां से? अभी तो स्पेसक्राफ्ट में खाना था ही नहीं। दवाइयां देने वाले सिर्फ पानी और कुछ कंप्रेस्ड बिस्किट्स लाए थे। अगर इतनी खुशबूदार बन होती तो उन्हें जरूर पता चलता। सलीना ने उनकी भेड़ियों जैसी नजरों को देखा और थोड़ा हैरान हुई। उसने अपनी हथेली में रखी बन को देखा, जो उसकी हथेली से भी छोटी थी। वो पलकें झपकाकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी दी। आप लोगों को नहीं मिली। सब लोग। स्पेसक्राफ्ट में खाना था ही नहीं। मिस टर्नर का बॉयफ्रेंड हवा से बन तो नहीं बना सकता। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी, क्या मिस टर्नर के बॉयफ्रेंड ने खुद बनाई? ऑस्वाल्डो का वो परफेक्ट, मोहक चेहरा सबके दिमाग में आया और कई लोग डर से आंखें फैलाए रह गए। ये अंदाजा बहुत ज्यादा अजीब था। मिलिट्री स्टूडेंट्स ने तुरंत सिर हिलाया और उस ख्याल को झटक दिया। रिचर्ड ने उदास नजरों से सलीना को देखा। मिसेस एंडरसन, मेरा वर्ल्ड एंडिंग मत भूलना। सलीना मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं बॉयफ्रेंड को याद दिला दूंगी। उसकी नजर केविन पर गई। मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट की देनदार हूँ। जो भी सूझे कभी भी बताना। केविन मुस्कुराया और कमांडर होने का पूरा फायदा उठाते हुए बोला, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स भी। एच कंट्री का सबसे युवा और बेहतरीन मैकेनिक। ऐसा मौका छोड़ना खुद से बेईमानी होती। सलीना मुस्कुराई, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। सब हंस पड़े, मुड़े और प्रिंसिपल मार्शल के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। सलीना ने सामने खड़े पैट्रिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। सलीना मुस्कुराई, सब ठीक है।
पैट्रिक ने उसके सामने खड़ी छो लड़की को देखा। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सलीना की साफ और गहरी आंखों से नजर मिलते ही शब्द रुक गए। सलीना, तुम। सलीना ने उलझन में देखा, फिर समझाते हुए बोली, बीच में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरा फायदा ठीक ठाक रहा। डायना को रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनने का मौका नहीं मिलेगा। सीक्रेट पर्ल का हिसाब निपटते ही रिसर्च डिपार्टमेंट की कुर्सी उसी की होने वाली थी। और तब टर्नर फैमिली रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी जगह पूरी तरह मजबूत कर सलीना की सारी अरेंजमेंट साफ और बिल्कुल प्रिसाइज थीं। दूसरी तरफ सुन रहे पैट्रिक को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। टर्नर फैमिली ने सलीना को ना कोई प्रोटेक्शन दी थी, ना कोई गिफ्ट। फिर भी सलीना जो कुछ भी कर रही थी, सब टर्नर फैमिली के लिए था। पैट्रिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि सलीना के हाथ में स्टीम्ड बन है और उसके चेहरे पर खुशी चमक रही है, तो वो अपने शब्द निगल गया। वापस जाकर अच्छे से आराम करना। सलीना मुस्कुराकर सिर हिलाती हुई विला की तरफ बढ़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतनी खुश क्यों थी। बस अपने हाथ में पकड़ी उस नाजुक सी स्टीम्ड बन को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी सॉफ्टनेस भर जाती थी। इतनी क्यूट, इतनी परफेक्ट कि उसे काटने का मन ही नहीं कर रहा था। सलीना नजरों से ओझल हुई तो पैट्रिक ने ऊपर देखा। एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर ऑस्वाल्डो खड़ा था। सलीना को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक कौंधी। क्या तुम्हें कुछ पता है? अगर बात सिर्फ टर्नर फैमिली की होती, तो ऑस्वाल्डो कभी भी सलीना को बार बार खतरे में डालने नहीं देता। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता हो कि सलीना को रोका ही नहीं जा सकता। सलीना के जाते ही ऑस्वाल्डो की ठंडी, गहरी नजर पैट्रिक पर टिक गई। टर्नर फैमिली के लिए उसने जो कुछ भी किया है, सब याद रखना। पैट्रिक की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? सलीना ने टर्नर फैमिली के लिए क्या किया है, ये याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वो खुद सब याद रखता। ऑस्वाल्डो पैट्रिक के पास से गुजरते हुए सलीना के पीछे चला गया। हवा में उसकी भारी आवाज गूंजी। और ये भी याद रखना, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे दोष देने का कोई हक नहीं है। पैट्रिक की नजर अचानक जम गई। वो सलीना को दोष क्यों देगा? टर्नर फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन सिर्फ वही और सलीना थे। सलीना को अच्छे से जीते देखने की चाह उससे ज्यादा किसी की नहीं थी। पैट्रिक के दिमाग में अनगिनत उलझे हुए ख्याल उभरे, लेकिन उसने सबको दबा दिया। वो थोड़ा सा मुड़ा, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तब तक ऑस्वाल्डो बहुत दूर जा चुका था। फ्रेजर नींद में डूबी हैटी को एयरक्राफ्ट से नीचे ले आया। पैट्रिक ने हैटी की तरफ देखा। मिस रिडल, मिस्टर रिडल चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल बैक करें। हैटी ने आंखें खोली, फ्रेजर की तरफ देखा और बोली, थैंक यू, पैट्रिक। फिर वो हाथ पीछे बांधकर विला के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद पैट्रिक की गहरी काली नजर फ्रेजर पर टिक गई। फ्रेजर ने होंठ भींचे। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। उसके मिलिट्री से कनेक्शंस हैं। यूनियन यूनिवर्सिटी कंपटीशन से पहले पैट्रिक सलीना के आसपास महसूस होने वाली उस अजीब सी बेचैनी को इग्नोर कर सकता था, लेकिन कंपटीशन के बाद अब वो इस बात से आंखें नहीं चुरा सकता था। सलीना में जो असामान्यताएं थीं, वो किसी अकेली अनाथ लड़की में होना मुमकिन नहीं था। ये दुनिया कोई फेरी टेल नहीं थी, जहां हाथ हिलाते ही सब कुछ मिल जाए। ये दुनिया बेरहम थी, रियलिस्टिक थी, बिना बड़े रिसोर्सेज, बिना टॉप लेवल ट्रेनिंग, बिना खास एनवायरनमेंट। सलीना जैसी म्यूटेंट को बनाना नामुमकिन था। पैट्रिक ने आंखें नीचे करते हुए कैजुअल लहजे में कहा, जो भी हो, सलीना टर्नर फैमिली की ब्लड लाइन है। ये बात गलत नहीं है। पैट्रिक के लिए बस यही काफी था। सलीना ने क्या झेला और उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज कहां से आई, ये सब मायने नहीं रखता था। फ्रेजर ने भौहें सिकोड़ ली। वो उसे याद दिलाना चाहता था कि सलीना का कोई पैटर्निटी टेस्ट नहीं हुआ था। बेशक सलीना लेडी नव्या जैसी दिखती थी, लेकिन अगर दुनिया में दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों तो सलीना टर्नर फैमिली की ब्लड लाइन ही है।
पैट्रिक ने कहा, उसकी शंका से नाखुश लगते हुए। अगर वो टर्नर फैमिली की ब्लड लाइन नहीं होती, तो वो टर्नर फैमिली के लिए इतना कुछ क्यों करती? फ्रेजर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं उस पर शक नहीं कर रहा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी सिस्टर के पास सीक्रेट्स हैं। और एंडरसन फैमिली का वो आदमी, वो सीक्रेट्स पहले से जानता था। पैट्रिक मुड़ा और का की तरफ बढ़ गया। हर किसी के पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं। सलीना विला में लौटी। लगभग 3 दिनों से बेचैन होकर इंतजार कर रही लिया ने जैसे ही सलीना को देखा, वो खुशी से दौड़ पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मैडम, आप आखिरकार वापस आ गईं। सलीना ने आंसू भरी आंखों वाली लड़की को देखा और मुस्कुराई। मैं वापस आ गई हूँ, सब ठीक है। विला के सारे सर्वेंट्स अपनी मिस्ट्रेस को लौटता देख खुशी से भर गए। बटलर ने तुरंत किचन में खाना तैयार करने का आदेश दिया। सलीना के जाने के बाद 3 दिनों तक किचन की आग कभी बुझी ही नहीं थी, हमेशा तैयार। लिया ने सलीना को सिर से पैर तक ध्यान से देखा, ये पक्का करने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर उसने राहत की सांस ली और जोर से बोली, मैडम, आगे से आप जहां भी जाएंगी, मुझे साथ लेकर जाएंगी। इंतजार करना बहुत पेनफुल था, खासतौर पर जब ऑस्वाल्डो पास हो। किसी आदमी से डरने के बजाय लिया सलीना के साथ बाहर जाकर लड़ना ज्यादा पसंद करेगी। सलीना मुस्कुराई। ओके। बटला पास आया। मैडम, हाथ धो लीजिए और खाना खाइए। इन 3 दिनों में आप पतली हो गई हैं। सलीना ने अपना चेहरा छुआ। वो सच में दुबली हो गई थी। जंगल की हालत घर जैसी नहीं थी। 3 दिन वहां रहकर वजन कम होना नॉर्मल था। सलीना हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि उसने ऑस्वाल्डो को बाहर से आते देखा। उसकी आंखें खुशी से झुक गईं और मुस्कान और भी मीठी हो गई। इन 3 दिनों में वो इस आदमी को बहुत मिस कर रही थी। ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में वो खुशी देखी और हल्की सी स्मर्क के साथ टेबल पर बैठ गया। कुछ ही देर में हैटी उछलते कूदते अंदर आई। लिया ने सलीना को चेक करने के बाद हैटी को देखा। हैटी तुरंत बोली, मास्टर, मैं ठीक हूँ। आई एम ओके। लिया ने उसके बाल थपथपाए। अच्छा है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें वापस बुलाया है, कॉल करके बता दो। लिया ऊपर गई और थोड़ी देर बाद हैटी का फोन लेकर आई। हैटी ने लियोन को कॉल किया। उसने जल्दी उठाया, खुद के सुरक्षित होने की बात बताकर। हैटी ने कॉल काट दी। तीनों ने साथ बैठकर आराम से लंच किया। लंच के बाद सलीना और हैटी अपने रूम में आराम करने चली गईं। ऑस्वाल्डो बाहर गया और दोपहर 3 बजे वापस विला लौटा। तब तक सलीना की नैप पूरी हो चुकी थी। अच्छा रेस्ट करने के बाद उसकी सुस्ती गायब हो चुकी थी। वो फिर से एनर्जेटिक लग रही थी। सलीना हाई हील्स में सीढ़ियां उतरते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट चलने का? उसके और डायना के बीच इतने अकाउंट पेंडिंग थे और अब वो सब एक साथ सेटल करने का वक्त आ गया था। ऑस्वाल्डो ने बदला लेने के मूड में खड़ी उस छो लड़की को देखा। ऑस्वाल्डो ने अपनी बदला लेने के मूड वाली पत्नी को देखा और दिल ही दिल में खुश हुआ। आखिरकार उसे समझ आ गया था कि वो उस पर कितनी निर्भर है। उसने अपना पतला, गोरा हाथ आगे बढ़ाया। कम। सलीना खुशी खुशी दौड़कर आई और उसकी बाह में अपनी बाह डाल ली। दोनों निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक साफ, जानी पहचानी आवाज आई, सलीना, मेरा इंतजार करो। हैटी अपने बूट्स पहने सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई और ऊपर देखकर बोली, सलीना, क्या तुम मुझे भी साथ ले जाओगी? सलीना समझ गई कि छो लड़की को डर था कि कहीं उसके साथ अनफेयर न हो जाए। वो मुस्कुराई। शो। सलीना हैटी को लेकर विला से बाहर निकली और हैरानी से देखा कि लियोन दरवाजे के बाहर पहले से खड़ा था। सलीना ने भौहें उठाईं। हैटी ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, ब्रदर, आप यहाँ क्यों आए हो? लियोन मुस्कुराया और काका दरवाजा खोलते हुए बोला, मैं छोड़ दूंगा। हैटी ने होंठ फुलाए, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी बनकर लियोन की कार में बैठ गई। सलीना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और ऑस्वाल्डो के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। और ये अजीब एहसास तब और गहरा हो गया
जब सलीना रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिल हुई, उसने जानबूझकर वहीं उसका इंतजार कर रहे पैट्रिक से पूछा, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पैट्रिक ने खांसा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शायद क्योंकि वो तुम्हें वर्शिप कर रहे हैं। सलीना उलझ गई। रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्यादातर लोग उसके खिलाफ गहरी दुश्मनी रखते थे। उसे रिजेक्ट न करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो अचानक पूजा, ये कैसे हो सकता था? पैट्रिक कुछ समझाता उससे पहले ही प्रिंसिपल मार्शल पास आ गईं। मिस्टर टर्नर, क्या हम साथ अंदर चलें? पैट्रिक ने सिर हिलाया। चलो, सलीना। सलीना ने ऑस्वाल्डो को मुस्कुराकर देखा और टर्नर फैमिली के साथ आगे बढ़ गई। ऑस्वाल्डो ने उस चालाक औरत को देखा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लियोन ने हैटी का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, उसने अभी एंडरसन फैमिली में शादी नहीं की है। ऐसे में टर्नर फैमिली के साथ जाना ही सही है। राजधानी में हर कोई जानता था कि सलीना और ऑस्वाल्डो साथ रहते हैं, लेकिन शादी के अलायंस में जुड़ी इंटरेस्ट्स की वजह से दोनों फैमिलीज की पोजीशन बिल्कुल अलग थी। शादी से पहले ये बात उठाना सच में ठीक नहीं था। मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स के मामले में सलीना को अच्छी तरह पता था कि क्या पब्लिक है और क्या प्राइवेट। यहाँ तक कि लियोन को भी एंडरसन फैमिली के यंग मास्टर पर थोड़ी सिंपैथी होने लगी। हैटी ने आंखें घुमा ली। उसने लियोन को ये बताने से खुद को रोक लिया कि सलीना और ऑस्वाल्डो पहले ही मैरिज लाइसेंस ले चुके हैं। आखिर बिना एंगेजमेंट गिफ्ट और वेडिंग के सलीना को एंडरसन फैमिली का हिस्सा घोषित करना इतना आसान थोड़े ही था। ऑस्वाल्डो चुप रहा। वो तुरंत पीछे नहीं गया। उसका असिस्टेंट आगे आया और लियोन को एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। मिस्टर रिडल, ये मिस्टर जॉर्डन ने 2 दिन पहले भेजा था। मेरे यंग मास्टर का मानना है कि आपको इसे देखना चाहिए। लियोन ने कागज को देखा और पल भर में उसका सौम्य चेहरा पूरी तरह बदल गया। आंखों में गहराई उतर आई, ठंड और अंधेरा। हैटी ने लियोन को इतना ठंडा पहले कभी नहीं देखा था। वो घबराकर बोली, ब्रदर, क्या है? लियोन ने वो चीज थामकर हैटी के बालों पर हाथ फेरा। कुछ जरूरी है। बच्चों की समझ से बाहर। हैटी को यकीन नहीं हुआ। उसने लियोन के हाथ में पकड़े बैग को ठंडी नजर से घूरा। उसकी इंट्यूशन कह रही थी, इसका सलीना से कुछ लेना देना है। लियोन ने वो चीज कामे रखी, विंडोज और डोर्स लॉक किए और बिना एक्सप्रेशन के हैटी को लेकर अंदर चला गया। ऑस्वाल्डो ने लियोन की पीठ को देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी रिडल फैमिली को मर जाना चाहिए? लियोन एक पल के लिए रुका, लेकिन कुछ नहीं बोला और लगभग जबरदस्ती हैटी को खींचते हुए ले गया। सलीना जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, हर नजर उसी पर टिक गई। पूल फैमिली, शॉ फैमिली, रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई बड़े नाम, लगभग सब मौजूद थे। माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा ग्रैंड था। सलीना ने अपने मन के सवाल छुपा लिए। चेहरा शांत रहा। पैट्रिक ने उसके लिए कुर्सी खींची। सलीना आराम से बैठ गई। उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर इंसान की नजर सलीना पर थी। एडमिरेशन, एक्साइटमेंट, जेलसी, ग्लूम, एक अजीब सी उलझी हुई भावना। टर्नर फैमिली के बैठते ही लियोन हैटी के साथ अंदर आया। लियोन को देखते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स चौकन्ने हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर रिडल यहाँ डायना द्वारा रिडल फैमिली की यंग मिस को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, या सलीना के लिए? अगर पहली वजह होती तो ठीक था, लेकिन अगर दूसरी? ऑस्वाल्डो सबसे आखिर में पहुंचा। उसे देखते ही टर्नर फैमिली से दुश्मनी रखने वाले हर फैमिली के दिल में घबराहट दौड़ गई। लगभग सब जानते थे, ये रियली अपीयरिंग क्राउन प्रिंस यूं ही नहीं आया है। क्राइस्ट ने सलीना को थोड़ी देर देखा, ये पक्का करने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो बेपरवाही से पीछे टिक गया। पूल फैमिली के दिल जोर से धड़क उठे। उसे ऐसे पीछे हटते देख सलीना यूं ही अपनी उंगलियों में पेन घुमाती रही। उसकी नजर शॉ फैमिली के भाई बहनों और इंस्टीट्यूट के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे पर पड़ी। बेचैनी, घबराहट, निराशा।
उसका अजीब एहसास अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने पैट्रिक की तरफ झुककर पूछा, क्या आज किसी और का इंतजार है? पैट्रिक ने जवाब दिया, आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट 6 के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी बात अचानक बाहर से आती तेज कदमों की आवाज ने काट दी। धड़ाम। कॉन्फ्रेंस रूम का लाल लकड़ी का दरवाजा बाहर से खुला। रिसर्च डिपार्टमेंट के 4 मैकेनिक्स दौड़ते हुए अंदर घुसे। डायना, चेहरा और सिर चोटों से भरा हुआ, सलीना की तरफ उंगली उठाकर चीख पड़ी, मिस्टर मैथ्यूज, मिस्टर शोर, प्लीज सलीना को तुरंत अरेस्ट कीजिए। कंपटीशन के दौरान सलीना ने रूल्स तोड़े, जानबूझकर लोगों को घायल किया और रिसर्च डिपार्टमेंट के मैकेनिक्स को बार बार पॉइजन किया। मेरे शरीर पर लगी चोटें प्रूफ हैं। उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। चीखने के बाद डायना ने कुछ गहरी सांसें ली, फिर सलीना को जहर भरी नजरों से घूरते हुए फिर दहाड़ पड़ी। इतना ही नहीं, सलीना ने अथॉरिटी का मिसयूज किया। यूनियन यूनिवर्सिटी के मिलिट्री स्टूडेंट्स से मिली भगत की, क्रेडिट छीना और सच झूठ उलट दिया। रास्ते में हम पर वुल्व्स और बेयर्स ने हमला किया, लेकिन उन मिलिट्री स्टूडेंट्स ने सिर्फ सलीना को प्रोटेक्ट किया और रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे मैकेनिक्स को छोड़ दिया। अगर आखिरी पल में मैं एक्सप्लोसिव्स बनाकर सबको न बचाती, तो सलीना और वो मिलिट्री स्टूडेंट्स कब के मर चुके होते। लेकिन सलीना को ग्रैटिट्यूड तो दूर, उसने मुझे मारकर क्रेडिट खुद ले लिया। रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की कुर्सी पर बैठ गई। इतना ही नहीं, उसने यूनियन यूनिवर्सिटी के मिलिट्री स्टूडेंट्स को ब्राइब किया, हमारे खिलाफ साजिश रची और हमें सबको मारने की कोशिश की। लेकिन हम किसी तरह बच निकले। सलीना को डर है कि हम सच बोल देंगे, इसलिए उसने मुझे बुरी तरह पीटा, एयरक्राफ्ट को हमारे बिना उड़ने का आदेश दिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे मैकेनिक्स को जंगल में छोड़ दिया। मिस्टर मैथ्यूज, मिस्टर शोर, प्लीज कोन के साथ मिलकर इस खूंखार औरत को गिरफ्तार कीजिए।